रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन इन नॉवल। एपिसोड 7। कमरे में बैठी हुई बाहर फैली हुई पहाड़ी को देख रही थी और सोच रही थी अब उसे आगे क्या करना है। इस नॉवेल में आने के बाद उसे फैमिली, प्यार, सब कुछ मिला, लेकिन आज एक झटके में सब कुछ उसे छीन भी गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अब उसे खुद की पहचान बनानी है और खुद को खुद के लायक बनाना। अब ना उसे पिता, भाई और पति की जरूरत थी, ना बहन, माँ और भाभी की। अब वह खुद के लिए जिए हैं। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सनम एकदम से चौंक जाती है। जगह पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे अपनी ही परछाई को खड़ा पाती है। वह परछाई रिया के रूप में थी। रिया रहती है, तुझे क्यों बुरा लग रहा है सनम? क्योंकि तू तो सनम है ही नहीं। वह सब कुछ, वह परिवार, अभिमन्यु, सब कुछ तो सनम का था ना, तेरा तो कुछ था ही नहीं। तो क्यों तुझे इतना बुरा लग रहा है? भूल जा सब कुछ। तो पहले भी अकेली थी और आज भी अकेली है और हमेशा अकेली रहेगी। हमारे नसीब में फैमिली, प्यार कुछ भी नहीं है। पहले फैमिली नहीं मार दिया, अब फैमिली नहीं छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? कूट और फिर से जी पहले की तरह जैसे पहले। तुझे किसी बात से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, वैसे ही अब नहीं पड़ना चाहिए। छोड़िए ना तो वह सब कुछ पीछे छोड़ दे उसे, वही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर फिर से। सनम हमें अपने सभी लकार बोलती है, सही कह रही हो तुम। मैं सनम नहीं दिया हूँ और रिया इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी उसे तोड़कर चला जाए। वहां से गायब हो जाती है, बाहर आती है जहाँ पर वह 5 लोग बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। सनम, मैं आप सब से कुछ बात करना चाहती हूँ। वह सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती क्योंकि आप लोग मेरे लिए अजनबी हो और अभी मेरी खुद की लड़ाई है तो इसे मैं खुद के दम पर लड़ूंगी। इसलिए मैं यहाँ से कल सुबह होते ही चली जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत करनी है। समर्थ, अगर तुम्हें अपनी लाइफ की शुरुआत करनी ही है तो तुम यहाँ से भी कर सकती हो। हम सब है तुम्हारे साथ। हमारा हाँ सनम, तो हमारे साथ रहकर भी अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। अब है जहाँ सनम तुम नहीं रह जाओ। रोनित, तुम लोगों से फोर्स नहीं कर सकते। वह जब यहाँ नहीं रहना चाहती है तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और उसकी आंखों में जो है ना तो कुछ कर गुजरने का जुनून है और यह जुनून तभी आता है जब मैं अपनी छोड़ देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसके साथ भी वही हुआ है। ये बताना नहीं चाहती इसलिए उसे फोर्स मत करो, जाने दो उससे। सनम रोनित के पास आती है और बोलती है, मैं कोई रिश्ते नहीं बनना चाहती रौनक की। रिश्ते सिर्फ धोखा देते हैं और फरेब करते हैं। लेकिन मैं आज एक चीज समझ गई हूँ, तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारी लाइफ में जो भी लड़की आएगी या कोई भी रिश्ता होगा तो मुझे दिल से निभाओगे। तुमने मेरी आंखों में देखकर मेरा दर्द जान लिया और ना मुझे फोर्स किया। मैं तुम्हारा हमेशा ऐसा मंत्र रखेगी। लेकिन अभी मुझे जाना है, गुड बाय। अगर लाइफ की किसी मोड़ पर कभी मिले तो बेझिझक अपनी स्टोर्स जाकर मिल लेना। वहां से अपने कमरे में चली जाती है। समर्थ, तूने ऐसा क्यों किया? रौनक जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती थी और अगर हमसे ज्यादा फोर्स करते तो वह हमें बिना बताए यहाँ से चली जाती। अभी काम से काम बहुत कहीं जाएगी तो मुझसे बात तो कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, उसे पर नजर रख सकते हैं क्योंकि उसे उसके किसी अपने ने धोखा दिया है। मुझे धोखा इंसान को अंदर से तोड़कर रख देता है और फोटो टूटा हुआ इंसान जब उठकर खड़ा होता है ना दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनम तैयार होकर बाहर आती है तो देखते हो सब लोग बाहर ही बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। जगह सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है अब उसे चलना चाहिए। तो रोनित उसके पास आता है और कहता है, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो उसका जवाब दोगी? सनम हमें अपना सर हिला देती है। तो तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करना चाहती हो? कहाँ रहोगी? क्या करोगी? जॉब करोगी या कुछ बिजनेस का स्टार्ट? अब तो सनम रहती है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन अभी मेरे पास फंड नहीं है। फंड आ जाएगा तो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। सनम से कहते हैं, अगर हम तुम्हें फंड दें तो सनम रहती है, मतलब हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे और जब तुम्हें उसकी इनकम आने लगे तो तुम धीरे धीरे हमारे पैसे लौटा देना। मतलब बिजनेस तुम करना, पैसा हमारा रहेगा और जो प्रॉफिट होगा उसका हम लोग 50-50 कर लेंगे। इससे तुम्हारा लोन की तरह ले लो और तुम्हारा लोन भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें किसी से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर सनम की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहती है, कैसा हो सकता है तो तैयार हो जाती है, लेकिन हम पहले एग्रीमेंट करेंगे जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मैं आप लोगों पर आपके पैसे जरूर लौट आऊंगी। सब लोग राजी हो जाते हैं। फिर समर्थ कहता है, तुम रहोगी कहाँ? मैं किराए पर कोई फ्लैट ले लूंगी। कहीं रहूंगी? तो अब है कहता है, मेरे पास एक फ्लैट है, मैं वहां जाता नहीं क्योंकि हम सब लोग यहीं रहते हैं तो वह फ्लैट उसे कर सकती हो और जो किराया तुम किसी और को तो कि वह किराया तो मुझे दे देना। उसकी बातें सुनकर सनम की आंखें नम हो जाती है। उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया था और आज पढ़ाए हर एक मोड़ पर उसे सपोर्ट कर रहे थे, वह एग्री हो जाती है। फिर वहां से वह लोग अभी के फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। जब वह फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वह सारी अरेंजमेंट थी तो वह कहता है, नया सारा सामान हमेशा अवेलेबल रखता हूँ, एक काम मुझे नहाने की जरूरत पड़ जाए तो कोई बात नहीं। तो वहाँ सारा सामान सेट करके वह सब वहाँ से निकल जाते हैं। सनम को अंदर से लॉक करके उसे देखने लगती है और कहती है, चाहे रिया हुई और चाहे सनम,
यह उसका पहला घर है, घर से हमें कभी नहीं जाऊंगा, इस घर की यादें हमेशा मेरे दिल और शहर में रहेंगे। इन लोगों ने मेरी जितनी हेल्प की है शायद कोई और नहीं करता। फिर वह अपने बिजनेस का प्लान बना लेती है क्योंकि पिछले जन्म में दिया की जो प्रॉपर्टी थी और उसका बिजनेस था जिसे वह संभालती थी, इसलिए उसे बिजनेस संभालने की नॉलेज और तरीका दोनों पता थी। और फिर उसने बिजनेस की पढ़ाई भी की थी, इसलिए बस सब सेटअप कर लेती है और अगले दिन वह उन सब से मिलने के लिए उनके मेंशन पहुंच जाती है। जब बोलो इतनी सुबह सनम को देखते हैं तो शॉक हो जाता है। समर्थ भागकर उसके पास जाता है, बोलना तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? सनम समझदार है, अपने कंधे से हटती है और बोलती है मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैसेज पर हम बिजनेस प्लान बताने आई थी तो सब लोग बैठकर बिजनेस का प्लान सुनते हो, सब लोगों को वह प्लान बहुत एक्सीलेंट लगता है। फिर अमायरा अपनी एक जमीन सनम को दे देती है और उसके पैसे बाद में लेने के लिए बोलता है उसे। धीरे धीरे सनम का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते 3 महीने भी जाते हैं। इन 3 महीना में सनम की कंपनी को करने लगी थी और कंपनी का नाम था फेमस फैशन डिजाइनर। उधर दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में अभी उदासी का माहौल था क्योंकि ओम और अरुण जी सनम को ढूंढकर परेशान हो चुके थे, लेकिन उन लोगों को सनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। सनम कहाँ चली गई थी? उधर सुरभि और नमन का रिश्ता भी खत्म हो चुका था। सुबह से कोई बात नहीं करता था, वह सिर्फ अभिमन्यु के साथ सनम को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सनम सड़क से अचानक कहीं गायब हो गई। कहाँ गई कुछ नहीं पता, नहीं एयरपोर्ट, न बस स्टैंड और ना ही रेलवे स्टेशन, कहीं उसकी कोई अपडेट नहीं थी। अभिमन्यु की हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। और हाँ, ये सच बेटा, उसकी दुनिया खत्म होती जा रही थी क्योंकि सनम के नाम मिलाने से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने उनसे भी अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मल्होत्रा मेंशन भी नहीं जाता था, वह सिर्फ अपने काम में और सनम को ढूंढने में बिजी रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ था कि सनम और अभिमन्यु आमने सामने आते आते रह गए थे। नाइट, रात को तकरीबन 2 बजे अभिमन्यु अपने घर आता है तो चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कहीं कोई उजाला नहीं, कोई चेहरे पर नहीं थी। अभिमन्यु को एक खामोशी काटने को दौड़ रही थी। उसकी एक गलती ने आज उसकी जिंदगी कोई भला कर खाया कर दिया था। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने किया था दिया हुआ वह जूस पी लिया था। उसे विश्वास नहीं था कि किया उसे जूस में ड्रग्स मिला देगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था कि उसने किया के साथ कुछ नहीं किया था। लेकिन उसकी बात का कौन विश्वास करता है? कोई नहीं। वह अपने कमरे में जाता है और लाइट ऑन करता है तो उसे अपने कमरे के सामने की दीवार पर सनम की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है, जो उसे दिन की तस्वीर थी जिस दिन वह लोग घूमने बाहर गए थे। अभिमन्यु ने चुपके से उसकी मुस्कुराती हुई वह फोटो खींच ली थी और अपने रूम में लगा ली थी। उसके बाद को बिजनेस के लिए बाहर चला गया कि धीरे धीरे उनके पीछे कितनी दूरियां और दूरियों से गलत है मैं पैदा हो गई। कितना सनम, उसे दिन की बात कभी यहाँ आए हो नहीं? अभिमन्यु से कुछ बता पाया? अभिमन्यु तस्वीर पर हाथ फिरते हुए बोलता है कब तक छुट्टी रहोगी, अब आप ही जाओ वापस। एक बार मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो एक बार मेरी साथ सुनने की कोशिश तो करो कि तुम्हारी नफरत किया के लिए इतनी थी कि तुम मेरी सफाई भी नहीं सुनना चाहते हैं। प्लीज वापस आ जाओ सनम, अब मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। और वही उसे तस्वीर के नीचे बैठ जाता है और वही फर्श पर लेटकर सो जाता है। ना उसने खाना खाया ना कपड़े बदले और वही सो गया। कहीं दूसरी तरफ मनाली में सोते सोते अचानक सनम उठकर बैठ गई और अपने दिल पर हाथ रखकर रहती है, क्यों याद कर रहे हो मुझे? अब उसे वक्त दिया के साथ वह सब करते हुए तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया था? क्यों तड़प रही हो मेरे लिए और क्यों मेरे भी दिल को तड़पा रहे हो? मत करो अभिमन्यु, मत करो ऐसा। प्रभा खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और रात के उसे अंधेरे को देखने लगती है और अपने मन में रहती है मेरी जिंदगी के साथ के अंधेरे की तरह हो गई है। वहीं खड़े खड़े पूरी रात बीत जाती है। समर्थ, हमारा मैं सोच रहा था मैं सनम को प्रपोज कर दूं, हमारा दिमाग खराब हो गया भाई। जब तुम जानते हो कि उसकी शादी हो चुकी है फिर इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? भले ही उसका और उसके हस्बैंड का कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ, लेकिन वह उनकी बीवी है और उसे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगी। वह किसी लड़के को अपने आसपास तक नहीं भड़कने देती है। भाई आप ये सब करके उसकी दोस्ती भी खो दोगे। सब लोग हमारा की बात से एग्री करते हैं तो समर्थ इस बात को वहीं पर बंद कर देता है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था जो अब उन लोगों से शेयर तो बिल्कुल नहीं करेगा। सनम अपने ऑफिस में बैठे ऑफिस का काम कर रही थी, तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है और बोलती है मैं हमें एक नया प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। सनम हाँ बोल देती है तो सनम के सेक्रेटरी कीर्ति उसे सारी डिटेल बताने लगते हैं। सनम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हो जाता है तो उनकी कंपनी टॉप 5 में पहुंच जाती एक साथ। फिर वॉइस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करती है। उसकी प्रेजेंटेशन उसने खुद तैयार करी थी और उसे खुद के पास रखा था क्योंकि वह आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 2
दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में सनम सिर्फ उसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी और आज उसके फाइनल डीलिंग थी, इसलिए वह वहां से उसे मीटिंग के लिए चली जाती है। जब वह मीटिंग में पहुंचती है तो उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था क्योंकि वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। सब अपने अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। सबसे लास्ट में सनम की प्रेजेंटेशन दी जाती है। सनम की प्रेजेंट जनरेशन को देखकर सब लोग शॉक हो जाते है कि एक नई कंपनी की सीईओ इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती है। उसने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपनी प्रेजेंटेशन से पीछे छोड़ दिया था। तभी मिस्टर खन्ना खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और बोलते हैं, आप तो किसी को रिजल्ट अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सनम जी की प्रेजेंटेशन देखने के बाद अब तो कोई गुंजाइश नहीं बनती कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ सनम जी को ही दिया जाएगा। और उनसे हाथ मिलाकर दिल साइन करते हैं। तभी कोई आकर मिस्टर खन्ना से कुछ कहता है तो मिस्टर खन्ना शॉक हो जाते हैं। सनम अपने ऑफिस में बैठे ऑफिस का काम कर रही थी, तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है और बोलती है, मैं हमें एक नया प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। सनम हाँ बोल देती है तो सनम की सेक्रेटरी कीर्ति उसे सारी डिटेल बताने लगते हैं। सनम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हो जाता है तो उनकी कंपनी टॉप 5 में पहुंच जाती है। एक साथ फिर वॉइस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करती है। उसकी प्रेजेंटेशन उसने खुद तैयार करी थी और उसे खुद के पास रखा था क्योंकि वह आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में सनम सिर्फ उसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी और आज उसके फाइनल डीलिंग थी, इसलिए वह वहां से उसे मीटिंग के लिए चली जाती है। जब वह मीटिंग में पहुंचती है तो उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था क्योंकि वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। सब अपने अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। सबसे लास्ट में सनम की प्रेजेंटेशन दी जाती है। सनम की प्रेजेंट जनरेशन को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि एक नई कंपनी की सीईओ इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती है। उसने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपनी प्रेजेंटेशन से पीछे छोड़ दिया था। तभी मिस्टर खन्ना खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और बोलते हैं, आप तो किसी को रिजल्ट अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सनम जी की प्रेजेंटेशन देखने के बाद अब तो कोई गुंजाइश नहीं बनती कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ सनम जी को ही दिया जाएगा। और उनसे हाथ मिलाकर दिल साइन करते हैं। तभी कोई आकर मिस्टर खन्ना से कुछ कहता है तो मिस्टर खन्ना शॉक हो जाते हैं और वह भागते हुए बाहर निकल जाते हैं। जब वह अपने केबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी वाइफ जमीन में पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने उठा के ऑफिस से अटैच रूम में सुला देते हैं और डॉक्टर को आने के लिए बोलते हैं। सब लोग मिस्टर खन्ना के पीछे पीछे आए थे। सनम मिस्टर खन्ना के पास आती है और कहती है, क्या मैं चेक करूं मैं उनको क्या हुआ है? तो मिस्टर खन्ना कहते हैं, आप कैसे करेंगे प्लीज, तो वहां बोल देते हैं तो उन्हें चेक करते फिर कहती है, आप लोग रूम से कहाँ चाहिए? सिर्फ मिस्टर खन्ना को छोड़कर सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना वहीं खड़े रहते हैं। सनम मिस्टर खन्ना के सामने ही इसका थोड़ा सा टॉप ऊपर से खिसका कर वहां एक पी से छेद करती है और वहां से ब्लड निकल कर करती है। इससे मैसेज करना दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहां डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो कहते हैं कि आपकी वह बिल्कुल ठीक है। और यह किसने किया? मिस्टर खन्ना सनम की तरफ इशारा कर देते हैं तो डॉक्टर सनम के पास जाते हैं और कहते हैं, वेल डन बेटा, आज अपने 2 मासूमों की जान बचा ली है। मिस्टर खन्ना कहते हैं, 2 मासूम? यस मिस्टर खन्ना, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मिस्टर खन्ना शॉक हो जाते हैं क्योंकि 12 साल से वह अपनी वाइफ का इलाज कर रहे थे, लेकिन हर डॉक्टर ने यही बात बोली कि वह कभी मन नहीं बन सकती। और आज अपनी बात के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वह बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना अपनी वाइफ के पास जाकर बैठ जाते हैं। तब उनकी वाइफ को होश आता है तो मिस्टर खन्ना उसने बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है। वह बहुत खुश हो जाते हैं। सनम वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर खन्ना कहते हैं, सनम रुकिए आप। सनम वहीं रुक जाती है। आपका हमारी जिंदगी में आना एक वरदान है। आपके आने से हमें माता पिता होने का सुख मिलने वाला है और अब हमारा हर प्रोजेक्ट आपके साथ ही होगा। ये बात आए हमारा आपसे। सनम मिस्टर खन्ना के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, सर पहले मेरा काम देखिए, उसके बाद कोई वादा कीजिए, क्योंकि मैंने जो किया वह मेरा फर्ज बनता था। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन आप ऐसे ही कोई वादा किसी से मत किया कीजिए। और वहां से बाहर चली जाती है। मैसेज करना मिस्टर खन्ना की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज इन्हीं के साथ मेरी मीटिंग थी और हमारे बच्चों की भी हो जाते हैं। फिर मिस करना अपनी वाइफ को लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और सनम अपने ऑफिस के लिए धीरे धीरे करके वक्त बेचने लगता है। और आप सनम ने मिस्टर खन्ना का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब बड़ी से बड़ी कंपनी सनम की कंपनी के साथ काम करना चाहती थी। सनम मिस्टर खन्ना और इमारिस खन्ना के पर्सनल रिलेशन बन गए थे। उसके साथ उधर दूसरी तरफ समर्थ में सनम को प्रपोज करने के लिए सारा इंतजाम कर लिया था। बस अब उसको संडे के इंतजार था जब सनम मुझसे मिलने आई थी। सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं है।
आहूजा इंडस्ट्रीज में अभिमन्यु अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसकी पीए नमन वहां आता है और कहता है, सर कुछ पता चला है? बोलो सर। सनम में इस वक्त मनाली में है, उन्हें वहां एक मॉल में देखा गया था, इसलिए सनम के मनाली में होने की खबर सुनकर अब मैं तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है मनाली निकालने की तैयारी करो, और वहां से बाहर चला जाता है। नमन भी खुश हो जाता है क्योंकि अब अभिमन्यु को सनम मिल जाएगी। अब मेनू पहले की तरह नॉर्मल रहने लगेगी, लेकिन ना ही नमन ने और ना ही अभिमन्यु ने मल्होत्रा फैमिली में किसी को कुछ बताया था। वहां से मनाली के लिए निकल जाते हैं। सुरभि नमन को फोन कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन नमन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो उसका कॉल लगता है कि कैसे घर में भी तनाव का माहौल था, कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। नियति और ओम के रिश्ते में भी दूरियां आने लगी थी और अपनी आए है अपने अनाथ आश्रम में रहने चली गई थी। उसका कहना था जब तक सनम नहीं मिल जाती वह उनसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वजह से ही नियति सब कुछ छोड़कर गई थी, क्योंकि नियति सनम के बहुत करीब थी। सनम को इतने दुख दर्द में देखकर वह तो खुशियां नहीं बन सकती थी ना। मल्होत्रा मेंशन में मातम का माहौल था, ऐसा लग रहा था उसे घर की जान कहीं चली गई थी। तभी उनके पास अभिमन्यु की सर्वेंट का कॉल आता है और वह बताता है, अभिमन्यु शाम को सनम में मिल गई हूँ, वह मनाली में है इस वक्त। अभिमन्यु नमन सर वही गए हुए हैं उन्हें लेने के लिए। सनम के मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। वह अपनी पूरी फैमिली को बता देता है तो उन्हें सनम मिल चुकी है। सब लोग वहां से सनम को लेने के लिए मनाली निकल जाते हैं। वही रास्ते में ही ओम नियति को भी बता देता है। नियति भी उन लोगों के साथ मनाली निकल जाती है। सब लोग मनाली पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल में उठते हैं और वहां से सनम की बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी सुबह समर्थ का कॉल सनम के पास आता है। वह सनम को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। सनम भी उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और जब वह वहां पहुंचती है तो वह देखी है पूरे रेस्टोरेंट को खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। उसे कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन वह फिर भी अंदर जाती है और अंदर देखी है सब कुछ उसकी पसंद का ही डेकोरेशन था। वह वहां जाकर खड़ी हो जाती है और समर्थ को आवाज देती है। समर्थ उसकी तरफ पेलता है और मुस्कुराने लगता है और वहां जाकर एक रिंग लेकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनम, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। सनम से हाथ पकड़कर खड़ा करती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती समर्थ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुम नहीं जानते हो मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां है जो हो गई है, लेकिन बहुत जल्द वह गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती, इसलिए तुम्हें सारी बात क्लियर कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, लेकिन मैं वह लड़की नहीं हूँ समर्थ, हम सॉरी। और वहां से चली जाती है। समर्थ खड़ा एक तक जाती हुई सनम को देख रहा था, क्योंकि उसे पहले ही कुछ अंदाजा था इस बात का, लेकिन उसे लगा कि शायद अब उसे पसंद करने लगी है। लेकिन उसका दिल टूट गया था। अगर वह उसे प्रपोज ना करता तो शायद उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद रहती, लेकिन आज वह उम्मीद भी खत्म हो गई और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। उधर मल्होत्रा फैमिली सनम के घर पहुंच चुकी थी। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं सनम वहां गार्डन में बैठी अपनी सेक्रेटरी कीर्ति से कुछ बात कर रही थी। पीछे से अरुण जी सनम को आवाज देते हैं तो सनम पलट कर देती है और अपने सामने पूरी फैमिली को देखकर वह खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सीने पर बांधकर बोलती है, बोलिए मिस्टर मल्होत्रा, कैसे आना हुआ या अभी और कुछ बाकी रह गया था? आप जो बोलने या बताने यहाँ आए हैं। सब लोग सनम कितनी कड़वी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलते हैं। तभी सबके पीछे से नियति निकलती है। नियति को देखकर सनम भाग कर निहोती के गले लग जाती है और रोने लगती है। नियति भी सनम की पीठ को सहलाने लगती है। मुझे तो बता देती है, प्लीज कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी तुम्हें लेकर। सनम नियति से दूर होती है और कहती है, भाभी उसका कुछ समझ नहीं आया था और जो समझ आया वही किया। यह मेरी भाभी है और भाभी यह करती है मेरी असिस्टेंट, मेरी दोस्त, मेरे साथ रहती है। सनम ने बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया था, ना अपने माँ पापा पर, अपने भाई पर। नहीं सुनने पर ओम सनम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने कान पकड़कर बोलता है, माफ कर दे अपने भाई को। भाई सच में हम भाई हो मेरे? तो नहीं लगता आपको याद है उसे दिन जिस दिन गलती से मेरा धक्का सूफी को लग गया था तो अपने सुरभि को पकड़ लिया था, लेकिन मुझे नहीं, मैं जमीन पर गिर गई थी, मेरे पैर में चोट लगी थी, हाथ में चोट लगी थी, लेकिन आपने एक बार भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और बल्कि मुझे ही डांटे रहे। मैं वहां से चली गई, पूरे घर में ब्लड के निशान थे, लेकिन आप में से किसी ने ध्यान दिया उसे चीज पर नहीं दिया। और फिर उसे दिन जिस दिन सुरभि के खाने में मशरूम आ गया था उसे दिन भी मेरी गलती थी। मशरूम मुझे पसंद है, यह मेरी गलती थी, उसकी भी आप लोगों ने मुझे ही सुनाया। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं मिस्टर मल्होत्रा, जिसकी वजह से अपने खुद मुझे खुद से दूर किया था और अब मुझे आप में से किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। जैसे ये 6 महीने निकल गए ना, वैसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और हाँ, मैं
आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं, और हाँ चले जाए यहाँ से, क्योंकि जब जब मैं आपको देखूंगी ना तब तक आपका व्यवहार मुझे याद आएगी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आपके पास आपकी बेटी है तो आप ही ने बोला था ना उसे दिन, उसे एक्सीडेंट में अगर मैं मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम आपको ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आपने तो सोच लीजिए, उसके बाद आपकी बेटी मर गई। मैंने कभी भी सुरभि से कंपटीशन नहीं रखा, वह मेरी बहन थी। मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करती थी कि वह इतने सालों फैमिली से डर रही है तो उसे फैमिली की जरूरत है, इसलिए हर बार मैं आपके व्यवहार को नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन उसे दिन जब आपने मुझसे कहा ना कि उसे एक्सीडेंट में मैं मर ही जाती तो अच्छा होता, आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे दिन टूट गई थी, मैं बिखर गई थी, मैं कोई नहीं था मेरे पास। और आज क्यों आए हो आप लोग? आज आपको की गलती का एहसास हुआ, या लोगों ने आपसे ये पूछा कि आपकी बड़ी बेटी कहाँ है तो बोल देते मर चुकी है? वह इस एक्सीडेंट में क्यों आए हो आप लोग? किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं, चली जाए हमसे, वरना मैं आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर बैठूंगी और बाद में मुझे ही पछतावा होगा। सनम कितनी कड़वी बातें सुनकर सबकी नजर शर्मिंदगी से नीचे हो जाती है। भी मिस्टर मल्होत्रा अपनी बीवी की तरफ देखकर बोलते हैं, अपने सनम को ये सब कुछ बोला था मैसेज मल्होत्रा, हमें अपनी गर्दन हिला देती है। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं, शिवानी आती को छोड़कर। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर अभिमन्यु वरना मानते हैं। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर अचानक से सनम की आंखें नम हो जाती है और उसे अभिमन्यु के साथ बिताए वह लम्हा याद आने लगता है और उसी की याद आती है उसे किया और अभिमन्यु का। वह होटल रूम में बस उसी के साथ उसकी सारा प्यार सारी बेचैनी दूर हो जाती है। वह अभिमन्यु से कहती है, अब आप क्यों आए हैं मिस्टर आहूजा? आपको भी कुछ कहना है मुझे, या आपको शिकायत है? अरे हाँ मैं भूल गई, आपको डाइवोर्स लेना होगा हमसे, तभी तो आप किया से शादी कर पाओगे, क्योंकि हमारे इंडिया में पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना अलाउड नहीं है ना। सनम का हाथ खींचकर उसे खुद के करीब कर लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। जब सनम को एहसास होता है कि उसकी पीठ पर कुछ गरम गरम गिर रहा है, तब वह अपना सिर उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखती है, जिसकी आंखों आंखों से भरी हुई थी। अब मनु कहता है, मेरी गलती नहीं थी सनम, मैं नहीं जानता वह उसने उसे कमरे में कैसे आई। तुम एक बार तो मुझे मेरी सफाई देने का मौका देती हूँ, एक बार तो मुझसे पूछता क्या तुम? पर सनम का हाथ खींचकर उसे खुद के करीब कर लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। जब सनम को एहसास होता है कि उसकी पीठ पर कुछ गरम गरम गिर रहा है, तब वह अपना सिर उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखती है, जिसकी आंखों आंखों से भरी हुई थी। अब मनु कहता है, मेरी गलती नहीं थी सनम, मैं नहीं जानता वह उसने उसे कमरे में कैसे आई। तुम एक बार तो मुझे मेरी सफाई देने का मौका देती हूँ, एक बार तो मुझसे पूछता क्या तुम? वह मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के करीब जा सकता हूँ? यार पति पत्नी का रिश्ता ही विश्वास के ऊपर होता है। अगर तुम उसी वक्त मुझ पर विश्वास कर लेती ना तो हम दोनों 6 महीने दूसरे से अलग ना रहते। सनम अभिमन्यु से अलग होती है, बोलती है, मुझे आप पर विश्वास था, आज भी है, लेकिन मैं नहीं भूल पाती हूँ जब जब मुझे वह सीन याद आता है ना, जब आपने या को अपनी बाहों में ले रखा था, तब तक मेरा यकीन कमजोर पड़ जाता है और शायद अब हमारा रिश्ता भी कमजोर पड़ चुका है और मैं अभी कमजोरी रिश्ते को नहीं धोना चाहती। सनम की यह बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता है, पढ़कर उसे खींचकर अंदर ले जाने लगता है। तभी करती नमन के पास आती है और बोलती है, आप जानते हैं उनके पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है किसी दूसरी औरत को लेकर, इसलिए मेंबर छोड़कर चली आए। ओके। फिर अचानक से कीर्ति जाने लगती है और कीर्ति का पैर फिसल जाता है और कीर्ति नमन के ऊपर गिर जाती है। नमन और कीर्ति एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अचानक से करती अपनी आंखें बंद करके नमन को उसकी होठों पर किस करके वहां से उठकर भाग जाती है। नमक शॉक हो जाता है कीर्ति के सडन एक्शन से, फिर वह अपनी गर्दन हिलाकर वहां से बाहर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। हो जाता है कीर्ति के सडन एक्शन से, फिर वह अपनी गर्दन हिलाकर वहां से बाहर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वही अभिमन्यु खींचकर सनम को अंदर लाता है और वहां खड़े सारे सर्वेंट को घर से बाहर भेजकर गेट को बंद कर देता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? दोबारा से बोलना, हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, हमें अभी इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, जान ले लूंगा तुम्हारी और खुद की भी अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में, ये हमारे रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचा भी। तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो ना रहो, जितना मर्जी उतना दूर रहो, जब तक तुम्हारा मन करे दूर हो, लेकिन अगर तुमने खुद को मुझे अलग करने की कोशिश की या किसी और के करीब जाने की कोशिश की, तब तुम्हें पता चलेगा अभिमन्यु आहूजा क्या चीज है, क्योंकि मैं जितनी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, इतनी इस दुनिया में किसी से नहीं करता। और हाँ, अगर तुम्हारी जान
अपने हाथों से लूंगा ना तो खुद की जान भी ले लूंगा, लेकिन ना कभी खुद को किसी के करीब जाने दूंगा और ना ही तुम्हें कभी किसी के करीब आने दूंगा। सनम से दूर होकर कहती है, आप पहले किसी और के करीब जा चुके हैं। अभिमन्यु करता है, पता करो क्या उसमें मेरी गलती थी, वह सब मैंने किया, हर चीज को पता कर लेती हो, पता करो उसको भी, अगर मेरी गलती इसमें 1% कर दिया ना, स्क्वायर खुद को उसी दिन खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसे दूर तक मैं नहीं जाने दूंगा और मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो वह कर लेना। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर सनम थोड़ी देर चुप रहती है, तभी बाहर से कुछ करने की आवाज आती है। अभिमन्यु खींचकर सनम को अंदर लाता है और वहां खड़े सारे सर्वेंट को घर से बाहर भेजकर गेट को बंद कर देता है और बोलता है, क्या बोला तुमने, दोबारा से बोलना, हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, हमें अभी इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, जान ले लूंगा तुम्हारी और खुद की भी, अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में, ये हमारे रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचा भी, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, ना रहो, जितना मर्जी उतना दूर रहो, जब तक तुम्हारा मन करे दूर हो, लेकिन अगर तुमने खुद को मुझे अलग करने की कोशिश की या किसी और के करीब जाने की कोशिश की, तब तुम्हें पता चलेगा अभिमन्यु आहूजा क्या चीज है, क्योंकि मैं जितनी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, इतनी इस दुनिया में किसी से नहीं करता। और हाँ, अगर तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा ना तो खुद की जान भी ले लूंगा, लेकिन ना कभी खुद को किसी के करीब जाने दूंगा और ना ही तुम्हें कभी किसी के करीब आने दूंगा। सनम से दूर होकर कहती है, आप पहले किसी और के करीब जा चुके हैं। अभिमन्यु करता है, पता करो क्या उसमें मेरी गलती थी, वह सब मैंने किया, हर चीज को पता कर लेती हो, पता करो उसको भी, अगर मेरी गलती इसमें 1% कर दिया ना, स्क्वायर खुद को उसी दिन खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसे दूर तक मैं नहीं जाने दूंगा और मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो वह कर लेना। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर सनम थोड़ी देर चुप रहती है, तभी बाहर से कुछ करने की आवाज आती है। फिर वह दोनों उसे आवाज से ध्यान हटाकर अपनी लड़ाई पर कंसंट्रेट करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे अभिमन्यु सनम के करीब जाने लगता है और सनम अपने कदम पीछे लेने लगती है। ऐसे करते करते सनम सोफे पर गिर जाती है और अभिमन्यु उसके ऊपर झुक जाता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिता लेना। और फिर उसे अपनी गोदी उठाकर बोलता है, कमरा कहाँ है तुम्हारा। सनम उसे कैमरा बताती है तो वह से लेकर कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठकर गेट को लॉक करके उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, अब मैं जो कुछ भी बोलेगा उसे ध्यान से सुना, और हाँ, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक मेरी बात बीच में मत काटना। सनम हाँ बोलकर बेड से टककर बैठ जाती है। फ्लैशबैक स्टार्ट। अभिमन्यु उसी दिन अमेरिका से वापस आया था और आते ही नमन बताया कि उसे मिस्टर गोयल के यहाँ बिजनेस पार्टी में जाना है। अभिमन्यु जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसे जाना पड़ा, क्योंकि मिस्टर गोयल के साथ उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसलिए जब अभिमन्यु वहां पहुंचा तो मिस्टर गोयल से मिलकर एक तरफ जाकर बैठकर बातें करने लगा। बोल नमन अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पता नहीं कहां से किया गई, लेकिन अभिमन्यु से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वह वहां से उठकर दूसरी जगह जाकर एक बिजनेसमैन से बातें करने लगा। फिर किया नहीं, एक बेटा से को अपने पास बुलाकर उसे बहुत सारे पैसे दिए और अभिमन्यु के ड्रिंक में ड्रग्स मिलती है और अब मैं पूजा कर दिया। अभिमन्यु ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, उसने वह ड्रिंक उठाकर पी लिया। उधर नमन सुरभि से बात करने में बिजी था, उसने भी ध्यान नहीं दिया था। 10 मिनट बाद अभिमन्यु को अपने शरीर में गर्मी लगने लगी तो नमन के पास क्या और उससे बात की तो नमन ने कहा, तो यही होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं और वहीं रुक जाए। नमन रूम बुक कर अभिमन्यु को लेकर रूम में चला गया। अभिमन्यु रूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना समझ चुका था किसी ने उसे ड्रग्स दिया है और नमन किसी काम से बाहर चला गया। जब अभिमन्यु रूम से बाहर आया तो उसने देखा उसके रूम में किया मौजूद थी। अब मैं उसे रूम से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जा ही नहीं रही थी। वह बार बार अभिमन्यु के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु में से बहुत तेज धक्का मारा, वह फर्श पर गिर पड़ी, फिर भी वह अपनी हरकतों से पास नहीं आए। अभिमन्यु के करीब आने लगी, लेकिन अभिमन्यु उसे खुद को छूने भी नहीं दे रहा था। तो तेरे सनम से प्यार करता था और उसके अलावा कोई उसे छोड़ो जैसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। फिर जबरदस्ती वह किया को रूम से बाहर निकाल कर अंदर से रूम को लॉक कर लेता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। उसने एंटीडोट भी ले लिया था, लेकिन हो उसके सोने के बाद किया उसके रूम में कैसे आए उसे कुछ भी नहीं पता था कि जब उसकी सुबह आंख खुली पानी की वजह से तो उसने सनम को खुद के सामने खड़ा पाया और अपने बगल में किया को। फ्लैशबैक एंड। अभिमन्यु सनम की तरफ देखा है और बोलता है, बताओ इसमें मेरी गलती कहाँ थी, बोलो ना कहाँ थी मेरी गलती जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, 6 महीने खुद से दूर रखा। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरे प्यार को आजमाइश में डाल देती हो। सनम अगर यही सब आपने देखा होता मुझे किसी दूसरे लड़के की बाहों में बिना कपड़ों के, तो आप कैसे रिएक्ट करते। अभी मैंने कुछ नहीं कहता है, बताए ना अभी कैसे करते हैं आप। क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी बीवी किसी दूसरे मर्द के बाहों में बिना कपड़ों के लेटी हुई है।
चाहे उसका उसे मर्द के साथ कोई रिश्ता ना हो, चाहे वह अपनी कोई होश में ना हो, लेकिन देखने वाला आदमी से गलत ही समझना। मुझे आप पर विश्वास था, लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि आप घर आने के बजाय होटल रूम में क्यों रुकी। जब आपको ट्रक दिया गया था तो आप सीधे घर आते, ना मेरे पास आते, लेकिन नहीं अपने होटल में रुकना मंजूर किया। लेकिन मेरे पास आना नहीं क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें होता नहीं करना चाहता था। तुम जानती हो ना, ट्रक के नशे में इंसान जानवर बन जाता है। मैं तुम्हें वह दर्द, वह तकलीफ नहीं देना चाहता था सनम, कि हमारे बीच वह रिश्ता पहली बार बनता, कि हमारे बीच वह सब कुछ पहली बार होता। नहीं ना, हम जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ वह सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी आपको डर था। मेरे लिए नहीं, बात कुछ और थी, इसलिए आप घर नहीं आए थे। अभिमन्यु सनम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके नाक से अपनी नाक रगड़कर कहता है, कोई बात नहीं थी जान, बस मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वह एक गलत कदम हम दोनों को 6 महीने के लिए दूसरे से अलग करते हैं। और हाँ, अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, और ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ वापस चले सनम। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगी, क्योंकि वह शहर मेरा नहीं है, वह लोग मेरे नहीं है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप यहाँ इसी शहर में रहे, लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँ। अभिमन्यु, लेकिन क्यों क्यों जिद कर रही हो तुम? ये जीत नहीं है, बस मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अभिमन्यु, ठीक है, फिर हम दोनों यहीं रहेंगे। मैं भी अपना बिजनेस नहीं सूख कर देता हूँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। सनम कसकर अभिमन्यु के सीने से लग जाती है। 6 महीने बाद आज जाकर उसे सुकून हासिल हुआ था, उसे उसका अभिमन्यु हासिल हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे अभिमन्यु के सीने पर चमन लगती है। उसकी हरकत से अभिमन्यु की आंखें बंद हो जाती है। अब वह बोलता है, आंख से खेल रही हो बेबी, 6 महीने का गुस्सा है मेरे अंदर, अगर तुम पर निकला ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं बर्दाश्त करना चाहती हूँ अभिमन्यु, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम्हारी सांसों में खुलने चाहती हूँ। अभिमन्यु, ठीक है, जब तुम खुद ये चाहती हो मुझे कोई एतराज नहीं। और उसके ऊपर जाकर उसके होठों को चूमने लगता है। फोटो को चूमने के साथ साथ बस उसके सीने को भी प्रेस कर रहा था। कभी वह धीरे से करता, कभी बहुत तेज से। किसी के साथ सनम की सरकियों की आवाज पूरे कमरे में घुसने लगती है। फिर अभिमन्यु उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है, और अपनी भी, और फिर एक ब्लैंकेट से दोनों को कर करके फिर से उसे चूमना लगता है। कभी उसके होठों पर, कभी गले में, कभी कॉलरफोन पर, कभी सीने पर, पेट पर, पैरों पर, हर जगह वह अपने प्यार की निशानी छोड़ना जा रहा था। और फिर की तरफ देखकर कहता है, रेडी तुम सनम? अपनी पलकें झटकाकर उससे आगे बढ़ाने की इजाजत देती है। उसी के साथ दोनों अपने प्यार के सफर में आगे बढ़ जाते हैं। आज अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपनी सनम चाहिए थी। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, आज उसे उसकी सनम मिल गई थी। अब वह अपनी दुनिया में मगन हो गया था। उनके ये प्यार का सिलसिला पूरी रात चलता है। सनम ने अभिमन्यु को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अभिमन्यु की ब्राइटनेस अब सनम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अभिमन्यु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सनम ने भी उसे रोकना बंद कर दिया, वह जो कर रहा था उसे करने दिया। पूरी रात उन दोनों का ये सफर ऐसे ही चला रहा। सुबह 7 बजे अभिमन्यु ने सनम को छोड़ा। सनम वही करवट बदल कर सो गई। अभिमन्यु भी पीछे से उसे चिपक कर उसे बाहों में भर कर सो गया। दोपहर के 1 बजे अभिमन्यु की नींद खुली तो देखा है सनम अभी भी उसकी बाहों में बिना कपड़ों के सोए हुए थे। वह से इस तरीके से देखकर मुस्कुराने लगता है और उसकी गर्दन में चूमते हुए बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये 6 महीने मैं कैसे निकाले थे यह मैं जानता था। मैं जिंदा तो था सनम, लेकिन पता नहीं जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। अगर तुम मुझे ना मिलते ना, तो सच में किसी दिन में खुद को ही खत्म कर देता। तभी सनम पीछे पलट कर अभिमन्यु के गले में अपना चेहरा छुपा लेती और कहती है, मेरे लिए भी यह 6 महीने आसान नहीं थे। अभी क्या करती मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हें और किया को उसी तरह याद करके मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। फिर धीरे धीरे अभिमन्यु उसके गले पर और होठों पर किस करने लगा। सनम रहती है, आप नहीं, तुमने कल रात मुझे बहुत परेशान किया है। अभिमन्यु कहता है, गलती भी तो तुम्हारी थी, क्यों इतने महीने मुझे टूट रही। अब सजा तो तुम्हें बहुत नहीं पड़ेगी, इतने महीना का कसर मैं बहुत जल्दी निकाल लूंगा। और फिर से वह दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। शाम को 8 बजे अभिमन्यु सनम को गोदी में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। तभी वह देखता है वहां पर कीर्ति और नमन भी बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर थोड़े शर्मा जाते हैं। नमन अभिमन्यु से कहता है, भाई आपको भाभी क्या मिला यार, आप तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। बेचारी भाभी को ना ब्रेकफास्ट करने दिया ना लंच करने दिया, ऐसे उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। नमन की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सनम को देखने लगता है, नीचे देखने लगती है। फिर वह सब लोग डिनर करते हैं और सुपर बैठकर बातें करने लगते हैं। कीर्ति आज ऑफिस की सारी अपडेट सनम को दे रही थी, और यह भी कि मिस्टर खन्ना ने सैटरडे को अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी रखी है और अपना आगे का प्रोजेक्ट हमारे साथ डिक्लेयर करने वाले हैं। सनम बहुत खुश हो जाती है। अब मैं जब सनम से पूछता है तो सनम से अपनी कंपनी के बारे में बताती है। अभिमन्यु सनम की सक्सेस को देखकर 6 महीने में बहुत खुश होता है और उसे अपने गले लगाकर उसके माथे को चूम लेता है। वही करती भी चोरी चोरी नमन को देख रही थी, और इस बात का नमन को भी एहसास था।
लेकिन नमन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, क्योंकि शायद नमन के दिल में आज भी सुरभि ही मौजूद थी, इसीलिए वह कीर्ति को कोई होप नहीं देना चाहता था। फिर बोलो अपने अपने ऑफिस की बातें कर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अभिमन्यु जब कमरे में आता है तो देखा है सनम बेड पर पूरे ब्लैंकेट से कर होकर लेटी हुई थी। अभी मैं उसके पास आकर लेट जाता है, उसकी कमर में अपना हाथ फंसाकर उसे खुद से चिपक लेता और कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? सनम करती है, मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मुझे सोने दो। अभिमन्यु कहता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें उसके बाद सोते हैं, और उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगता है, कभी उसके ऊपर हाथ को कभी लोअर लिप्स को शक करने लगता है। और फिर उन दोनों का प्यार का सफर शुरू हो जाता है जो रात के किस पर में जाकर रुकता है कहना नामुमकिन था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे तो सनम से कहती है, मैं आपसे मिलने के लिए कल शाम को मल्होत्रा फैमिली आई थी, लेकिन आप रूम से बाहर नहीं आई थी तो मैं भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अब वहीं से बाहर चली गई मैं। उनके जाने के बाद एक लड़की आई थी, वह आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी आप उनकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आए हैं और अगर आपको उनके साथ ऐसा ही करना था, तुमने अपनी फैमिली में शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं था ना। और भी पता नहीं वह क्या क्या आपके बारे में कह रही थी, पर मैंने आपको नहीं बुलाया और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। सनम क्या नाम बताया था उसने अपना? वह उसे दिन भी मल्होत्रा फैमिली के साथ यहाँ आई थी और कल भी आई थी। फिर मल्होत्रा फैमिली के यहाँ से जाने के बाद वह फिर से आई थी। सनम आपकी वहाँ आए ना तो उसे बोल देना यहाँ उसका कोई नहीं रहता है, इसलिए बार बार यहाँ आकर हमें परेशान ना करे। कीर्ति हाँ बोल देती है। फिर अभिमन्यु नमन अपनी ऑफिस चले जाते हैं और कीर्ति और सनम अपने ऑफिस चले जाते हैं। भाई नमन के मन में अभी भी करती की कही हुई बातें चल रही थी। नमन कहता है, तुम कभी नहीं सुधर सकती ना, तुमसे यह उम्मीद करना ही बेकार है कि तुम सुधर जाओगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। अभिमन्यु भी सुरभि के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक से शरीर को हुआ क्या जो वह सनम से इतनी नफरत करने लगी कि उसे उसकी फैमिली से और अभिमन्यु से दूर करने को तैयार हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।